आप लोग मुझे देख पा रहे होइएगा कि जो शेड्यूल था तकनीकी छात्र संगठन के पेज पे ही, और तकनीकी छात्र संगठन के जो भी टीम मेंबर है वो लोग ही शेड्यूल बनाए थे कि आज के डेट में मैं जो हूँ तकनीकी छात्र संगठन के पेज पे लाइव आऊँ एज ए गेस्ट। तो सबसे पहले मुझे जो भी लोग देख रहे हैं और तकनीकी छात्र संगठन के टीम मेंबर को सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इस तरह का वो लोग भी स्टेप उठाते हैं, जिससे क्या हो कि जो भी बच्चे लोग बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हों या देश के किसी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उस सबको भी फ़ायदा हो सके। मोस्टली बिहार के बच्चे के लिए ही कि वहाँ के लोग कभी कभी हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि कैसे आगे क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या है नहीं है, इंजीनियरिंग करने के बाद हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये सब के बारे में हम लोग कभी कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब भी रहते हैं तो वहाँ परेशानी हमें आती रहती है। तो उसी पे हमें बात करने के लिए जो भी लोग थे तकनीकी छात्र संगठन के, वो लोग हमें हमें इनवाइट किए थे कि आप यहाँ पे आइए और कुछ बताइए, जो भी बच्चे होंगे उसको मोटिवेशन मिले और वो अपने लाइफ में कुछ कर सकें। तो ठीक है, हम उसी पे अपना बात बताने जा रहे हैं। मुझे आप लोग जानते ही होइएगा, एज ये पोस्टर पहले भी बना था, पहले ही पब्लिश हो चुका है। प्रिय शिव कुमार हूँ, जो कि रिसर्च स्कॉलर और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट NIT नागालैंड में अभी हूँ। तो ये चीज़ है। तो आप लोग को हम सबसे पहले वहाँ से रिकॉल करना चाहेंगे और हम अपने से कनेक्ट करना आप लोग को पहले चाहूँगा कि जिससे आप पहले कनेक्ट हो पाइएगा, तब मैं कुछ भी बताऊँगा तो उसे आप फील कर पाइएगा कि ये सही बता रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग मोटिवेट करने के लिए है, आप लोग को बहुत लोग जानकारी देने के लिए है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म भी है। आपके कॉलेज में भी सर लोग अच्छे सर लोग हैं जो आपको बताएंगे, लेकिन मैं अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें देना चाहूँगा। तो इसीलिए तो आपको पहले कनेक्ट करूँगा। जो अपने लोग जब पढ़ना पहले स्टार्ट करते हैं, जब 9th-10th होते हैं, तो वहाँ 9th-10th करते हैं बिहार में भी और सभी जगह। तो 9th-10th के बाद 10th करने के बाद हम लोग 12th में जाते हैं, जहाँ पे कैरियर ओरिएंटेशन और ये भी कहा जाता है कि पाथ चूजिंग, इनिशियल पाथ चूजिंग और गेट भी वैसे कहा जाता है हम लोग का तरफ कि हम क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में। इस सब के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए आफ्टर 10th ही। तो 10th के बाद जो साइंस बैकग्राउंड लेते हैं जनरली, तो इंजीनियरिंग फील्ड में या नहीं तो मेडिकल फील्ड में वो लोग जाते हैं। तो अपना अपना चॉइस के अनुसार वो जाते हैं। और रिमेनिंग 2 स्ट्रीम जो होता है लाइक आर्ट्स एंड कॉमर्स होता है जो लेते हैं, तो वो अपना फील्ड में वो अकाउंटेंट सेक्शन या आर्ट्स फील्ड में अपना काम करते हैं। तो वो सब है। तो मैं बेसिकली साइंस वाले फील्ड जो भी लेते हैं तो उसके फील्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वहाँ लेने के बाद बच्चे लोग इधर इंजीनियरिंग और मेडिकल। तो आजकल देखा क्या गया है कि लोग के दिमाग में या ऐसा आ रहा है और आसपास के देखते हुए भी कि इंजीनियरिंग से लोग दूरी भी बना रहे हैं, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी, कि आगे करियर में प्रॉब्लम है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग फोकस करें, देखें, तो ये आगे जाके अपने लोग के लिए अच्छा भी हो सकता है अगर अच्छा से किसी भी चीज़ को किया जाए। ये ओल्डेस्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो अपने लोग का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है वो बहुत ही ओल्डेस्ट ब्रांच है। तो वहाँ से पढ़ते पढ़ते लोग सब बहुत सारे इंजीनियर सब निकले। वो लोग किए डिफरेंट फील्ड में, बहुत सारा शोध भी किए, रिसर्च भी किए। तो बहुत कुछ हुआ है इसके ही द्वारा कि मशीन का जो भी रेवोल्यूशन आया तो इंजीनियर के द्वारा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फील्ड टोटली क्या हो गया कि खराब ही हो गया, तो ऐसा नहीं है। हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिविल है और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है। तो वो सब ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ, डे बाय डे क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है। तो हम लोग को भी अपने आप को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि मार्केट में किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। जैसे
हम लोग पहले वाले इंजन का ही, जैसे वो वास्प इंजन था, तो उस पे ही फोकस करें तो ऐसे तो नहीं होगा। एक ही तरह का इंजन कंटिन्यूअस चलते रहे, रिवोल्यूशन होते रहती है, रिसर्च होते रहती है, जिससे क्या होता है सिचुएशन चेंज होते रहता है और प्रॉब्लम भी चेंज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को भी चेंज होना पड़ेगा। तो ऐसे ही होते हैं, सिलेबस तो बना हुआ है, पैटर्न जो है ओल्ड पैटर्न पे ही सारा सिलेबस है, इसको पढ़ाया जाता है, जिससे हम लोग को बेसिक नॉलेज इंजीनियरिंग का जो होता है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या कोई भी इंजीनियरिंग हो, उसका बेसिक नॉलेज आ जाता है। लेकिन हम बच्चे लोग में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि आगे हम लोग क्या करेंगे। तो आगे भी बहुत सारा आप लोग को ऑप्शन है। जैसे एडमिशन लेने के बाद आप कॉलेज में क्या कीजिए, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कीजिए। ऐसा अपने आप को नहीं बना लें कि ऐसा अपने आप को नहीं ये बोल दे कि एडमिशन ही हो गया तो हम लोग प्रॉपर इंजीनियर बन गए। ऐसा नहीं है। आपको क्या होगा, प्रॉपर 4 ईयर आपको हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क करना होगा कि जिस तरह 9th 10th या 11th 12th में होते हैं, हम लोग का पेरेंट्स लोग बहुत ही अपने लोग पे ध्यान देते हैं, बच्चे पे ध्यान देते हैं। क्या कि आप आगे क्या करोगे, पढ़ो, ट्यूशन पढ़ लो या क्लास रेगुलर जाओ, कॉलेज रेगुलर जाओ, जिससे क्या होगा, नॉलेज होगा, कहीं एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अपने पेरेंट्स लोग का थोड़ा ये, जब एडमिशन हो जाता है तो हम लोग थोड़ा मोटिवेट भी हो जाते हैं कि चलो हमने बन गया, ये कर लिया। तो लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ भी क्या कीजिए, आप लोग जब कॉलेज जाते हैं इनिशियल डेज में, तो वहाँ एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए अपने आप के लिए। इनिशियल डेज में आप लोग को जानकारी नहीं होगा कि हमें क्या कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए ही आपके टीचर लोग, आपके सर लोग, प्रोफेसर लोग कॉलेज में है, जो हेल्प करने के लिए वहाँ पे है। तो वो भी बहुत अच्छे से बता देंगे आप लोग को कि क्या क्या करना है। तो हम बता रहे हैं कि जैसे आपको हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि पीछे जो से पढ़ते पढ़ते हम लोग फर्स्ट ईयर में आए, तो फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ते हैं सिलेबस कॉलेज होता है, तो वो सब थोड़ा बच्चा वहाँ से डेविएट भी होने लगता है कि आगे नहीं है, कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग डाइवर्ट होने लगते हैं, दूसरे को सुनते हैं, जिसके कारण हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं अपने आप पे। तो क्या कीजिए, तो वहाँ भी एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कीजिए, जैसे प्रीवियस मेहनत किए थे उसी ढंग का शेड्यूल बनाइए प्रॉपर। कब पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। इसके बाद थोड़ा मार्केट में भी देखना है। जैसे अब सोशल मीडिया के ज़माना है, तो हम लोग देखिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर भी फोकस। जैसे अभी कोडिंग, मशीन लर्निंग, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये सब एनसी, सीएफडी, फ्लूइड, ये सब का बहुत ही बड़ा मार्केट है। डिजाइन के लिए जो भी है वो सब, सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो उस सब पे भी क्या कीजिए, अगर टाइम मिले तो साइड से कोर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये चीज़ सब भी पढ़िए आप लोग, जिससे क्या हो कि आपको कैरियर बनाने में अपॉर्चुनिटी में अच्छा हो। तो सत्येंद्र जी हमको नमस्ते, प्रिय शिव जी लिख रहे हैं, तो ठीक है सत्येंद्र जी, आपको भी नमस्ते। तो ये है, तो क्या कीजिए, तो शेड्यूल बनाइए प्रॉपर कॉलेज में भी, और फॉलो कीजिए कि किस ढंग से हमें अपने आप को तैयार करना है कि मार्केट में आने के लिए एज ए इंजीनियर, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हम लोग के पास मिले को उसे हम आसानी से हैंडल कर सकें, सिचुएशन में घबराए नहीं। कि जैसे हम लोग का ही काम है कि कोई कभी इमरजेंसी भी आ जाए, कभी बिल्डिंग है, कोई मशीन है, ये क्या हो सकता है, कभी न कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है, किसी तरह का डिजास्टर आती ही रहती है। तो उस समय का सोल्यूशन करना हम ही लोग का काम है। तो उसके लिए अपने आप को पहले कहाँ पे, कॉलेज में ही प्रिपेयर करें कि ऐसा भी सिचुएशन आए तो हम लोग उसके लिए सक्षम है। तब तो आपको कोई जिम्मेदारी देंगे कि ठीक है आप एज ए असिस्टेंट इंजीनियर काम कीजिए या इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर काम कीजिए। ये तो एक जिम्मेदारी का पोस्ट है ना, कि बहुत सारा ग्रुप्स ऑफ लेबर, टेक्नीशियन, ये सब को लेकर आगे की ओर सेफ्टी के साथ बढ़े। तो ये एक ग्रुप का काम है।
तो ये है, तो ये लिख रहे हैं कि बीटेक के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कनेक्ट आपको पहले बीटेक के दौरान क्या क्या होती है वो बता दे रहा हूँ। इसके बाद अपॉर्चुनिटी भी मैं बताऊँगा आपको डिफरेंट फील्ड में, और हायर तक भी आप लोग को मैं बताऊँगा। इसी के लिए ही यहाँ पे आया हूँ मैं। तो ये है कि ड्यूरिंग इंजीनियरिंग हम लोग फोकस करें अपने आप को बिल्डअप करें हर एक सिचुएशन से हैंडल करने के बाद। इसके बाद फाइनल ईयर साथ में आप लोग रिसर्च जर्नल को भी फॉलो कीजिए। रिसर्च जर्नल फॉलो करने से क्या होगा, आपके पास आइडिया आएगा कि सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाता है, किस समय कौन सा मटेरियल हम यूज करें, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मटेरियल, या किसी इस तरह का प्रॉब्लम आया स्ट्रक्चर में तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करें। ये सारा नॉलेज आपको कहाँ से आएगा, वो थियोरिटिकल बुक से थ्योरी आप जान सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब सारा क्राइटेरिया अपने लोग को रिसर्च है। तो ये सब करते करते हम लोग जब फाइनल ईयर में कोर्स वर्क प्रॉपर करते हुए प्रैक्टिकल के साथ फाइनल ईयर में आते हैं, तो वहाँ पे यहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट होता है जनरली, कि कैसे हम लोग अपना जॉब ले या अपॉर्चुनिटी क्या क्या है वो हमें फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में स्टार्ट हो जाती है। अब तो कह सकते हैं हम लोग थर्ड ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आईआईटी जो भी गेट का हम लोग का जो गेट में बैठने अलाउ जो किया जाता है स्टूडेंट को बैठने के लिए, वो थर्ड ईयर से ही है। तो थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट है वो कुछ पेपर में बैठ सकते हैं या फुल मैकेनिकल में भी बैठ सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स क्या हो जाता है, अपना करियर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आपका सारा कंपटीशन जो भी है या प्रोजेक्ट का आइडिया ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग का करियर। तो वो क्या करना है, पहले तो जो भी आप सिलेबस प्रॉपर सेमेस्टर में पढ़े हैं उसको अच्छा से कंक्लूड करके रखिए, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद अपना फाइट स्टार्ट होता है। तो वहाँ फर्स्ट आता है क्या, गेट एग्ज़ाम है, उससे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट जो है जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है उसके लिए जो भी जॉब वॉब का जॉब वॉब का जो भी फैसिलिटी है वो क्या करते हैं, गेट के थ्रू ही दे रहे हैं मोस्टली। नवरत्ना कंपनी और महारत्ना ये सब जो कंपनी है ये सब में आपको गेट के थ्रू ही वो लोग देते हैं। तो वो गेट का भी वो जो हम लोग पीछे सिलेबस पढ़े हैं उसी पे बेस्ट क्वेश्चन सब आता है, तो वो अच्छा सा आप कीजिएगा तो वहाँ भी स्कोर करके एक अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो होता है बीटेक वाले के लिए, वहाँ से वो ले सकते हैं। क्या कि गेट क्वालिफाई करके वो कंपनी जो भी पीएसयू कंपनी है वो में उसमें वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं एज ए इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे या ट्रेनी इंजीनियर के तौर पे। वहाँ पे बहुत लोग किए भी हैं, हम लोग का भी फ्रेंड थे बहुत लोग जो वो भी किए हैं कि कर रहे हैं। बहुत सारा पीएसयू में लाइक ओएनजीसी में है, वो एक अच्छा कंपनी है, आईओसीएल है, भेल है, ये सब कंपनी जो है एक बहुत ही अच्छा पीएसयू माना जाता है इंजीनियर के कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो एक क्वेश्चन जो था कैरियर कहाँ बनेगा, तो एक अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पे है आपको इनिशियल। वो सारा आपका डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग बीटेक आप क्या क्या किए कॉलेज में, मैकेनिकल का सिलेबस पर ऊपर पढ़े, तो उसके बेसिस पे एक इनिशियल कैरियर तो वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा और आपका सेट हो जाएगी। इसके बाद हम अपने लोग का कॉलेज में भी बहुत सारा प्लेसमेंट सेल है, स्टार्टअप सेल है, इनोवेशन सेल है। ये सब भी क्या देती है हम लोग को अपॉर्चुनिटी। मैं मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे ही फोकस करूँगा, क्योंकि मेरा टॉपिक ही यही है आज के लिए। लेकिन दूसरे ब्रांच का भी जो इंजीनियर्स हैं या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट या कर लिए हैं, तो उस सबको उसको भी बेनिफिट हो सकता है इसी ढंग से। तो क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी हम बता दिए आप लोग को कि थर्ड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट तो गेट, ये तो कॉमन है, जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, जैसे मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एमआईटी, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, या छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, गया इंजीनियरिंग, बहुत सारा कॉलेज है बिहार सरकार के पास। इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत सारा है, लाइक 38 गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बिहार गवर्नमेंट के पास 38 है।
और 42 के आसपास पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इसमें भी टेक्निकल ही स्टूडेंट होते हैं, बेसिकली बैकग्राउंड मैकेनिकल सिविल ये सब। तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ है अपने लोग के पास, मतलब लोग वहाँ पे है। तो उस सबको भी, सबको सबके लिए ही मैं बता रहा हूँ ये सब। और बहुत सारा प्राइवेट भी कॉलेज है बिहार में, इसके बाद आईआईटी एनआईटी तो है ही, तो वो सब आप लोग जानते हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट मैं आपको गेट बताया, इसके बाद मैं बताया क्या कि इसके बाद स्टार्ट ही होता है बहुत सारा, जैसे इनोवेशन सेल, स्टार्टअप सेल या प्लेसमेंट सेल, ये सब अपने कॉलेज में ही होता है ये सब, जो कि आपको कैरियर बनाने के लिए ही होता है। हो सकता है, मैं आपके बात से एग्री कर सकता हूँ कि आपके कॉलेज में अच्छा से वो सेल नहीं चल रहा होगा, लेकिन बहुत सारा आईआईटीज एनआईटीज है जिसमें वो सेल अच्छा से चल रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट का भी कॉलेज जिसमें अच्छा से वो सेल चल रहा है, और आप लोग का करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतर बना रही है। तो आपके भी जो कॉलेज में है उससे पूछिए कि हाँ इससे, और आपको भी अगर कुछ मदद करना हो, जाए कंपनी से कनेक्ट करना ये सब, तो उस सब में आप लोग भी हेल्प कीजिए, जिससे, क्योंकि आपके ही करियर से रिलेटेड है ये। तो फर्स्ट तो मैं गेट बताया, इसके बाद ये जो कॉलेज का जो सेटअप है प्लेसमेंट सेल, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आती है आपको प्लेस करने के लिए कि आइए मेरे यहाँ, इधर इंटर्नशिप के लिए आइए या इधर जॉब के लिए आइए। वो आप लोग को ऑफ़र देते हैं, एक अच्छा पैकेज देते हैं। क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं या जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, तो उसका मोस्टली यही एम होता है कि हम लोग को पहले जॉब लग जाए, क्योंकि एक बच्चे के पीछे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। ये भी एक रियलिटी है, उसे भी नहीं ये नकारना चाहिए। जिस लोग के लिए हम ये बात बता रहे हैं, तो वो लोग वाली बात ही समझ पा रहे होंगे मेरे बात को, कि सही बात है कि एक लोग के पीछे, तो ये भी ज़रूरी है। फर्स्ट आपको प्लेस हो गए या कुछ पैकेज मिल गया, जिससे आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डर, ओके मेरा टेंशन अब ख़त्म है, मैं मन लगा कर क्या करूँगा, आगे काम करूँगा कंपनी के लिए या किसी डिपार्टमेंट के लिए या गवर्नमेंट के लिए। हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसके बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बेसिक जो पैकेज पे ही डिपेंड करता है, हाँ, लिविंग कि आप कैसे रहना है, क्या खाना है, ये सारा तो आपके पैसे पे ही डिपेंड करेगा। तो पैकेज होना बहुत ज़रूरी है, कुछ पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है जॉब के लिए ना। तो ये 4 हम अपॉर्चुनिटी आपको बताएं इनिशियल, जो आपके आसपास है। इसके बाद भी अपॉर्चुनिटी और सारा है। 4 अपॉर्चुनिटी क्या क्या बताएं। एक, गेट के थ्रू आप बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट सेल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, उसमें ले सकते हैं। इसके बाद स्टार्टअप सेल के थ्रू भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। इनोवेशन सेल के थ्रू भी आपका इनोवेटिव आइडिया है, उससे भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, तो बहुत कुछ मिलेगा। तो ये सब हो गया, मैं 4 अपॉर्चुनिटी आपको बीटेक के बाद जस्ट बात बताया। तो ये सब आपको मिल जाएगा। अगर किसी से गाइडेंस भी लेना हो, सीनियर से या हम ही लोग से, तो वो आप लोग ले सकते हैं। साथ में आगे मैं बता रहा हूँ, इसके बाद स्टार्ट होता है आगे की जर्नी, कि बीटेक के बाद ही बस अपने यहाँ तो मैं देखा हूँ मोस्टली स्टूडेंट बीटेक को ही मान लेते हैं कि लास्ट स्टॉप है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या हो, सिनेरियो चेंज हो रहा है, आगे भी लोग क्या करना है, बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो कैसे जाते हैं, थ्रू रिसर्च के थ्रू या एकेडमिक डिग्री को बढ़ा के। जैसे गेट के बेसिस पे ही इंडिया सरकार में जो भी एनआईटीज आईआईटीज है उसमें एडमिशन होता है, लाइक एमटेक के लिए। तो कुछ बच्चे तो इधर मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटी बता दिया। इसके बाद अब मैं एडुकेशन कर और रिसर्च के फील्ड में भी बता रहा हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी और कहाँ कहाँ तक। मैं ये पैकेज के टर्म में या वैल्यूएबल पैसा के टर्म में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है, उसमें आइएगा तो आप लोगों को समझ में। लेकिन हम एक पाथ ज़रूर दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे है आगे। तो ये 4 अपॉर्चुनिटी के बाद आगे निकलेंगे जब भी, तो हम लोग का क्या है, यहाँ से आता है कि गेट के थ्रू ही एमटेक में एडमिशन होता है हम लोग का, आईआईटी और एनआईटी में। ये भी एक तरह से अपने लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि एमटेक और रिसर्च का भी ज़रूरी है। क्योंकि आर&डी सेल जितना भी होता है पीएसयू में, पहले तो मैं बताया मैनेजमेंट ट्रेनी और इंजीनियर का जो पोस्ट होता है उसके लिए, लेकिन आर&डी सेल जितना भी होता है पीएसयू का हो, इधर किसी प्राइवेट कंपनी की हो,
तो R&D भी सेल वहाँ पे होता है, जहाँ वहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर को लिया जाता है, जैसे जो मास्टर किया है, PhD किया हुआ है, ऐसे लोग को लिया जाता है। तो एमटेक में आते ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो एमटेक में वहाँ पे 4 ब्रांच में वो डिवाइड हो जाते हैं। बेसिकली 3-4 ब्रांच, बहुत सारा अब तो न्यू आ गया है, अपॉर्चुनिटी के अनुसार ब्रांच लोग खोलते जा रहे हैं कॉलेज में, लेकिन ओल्डेस्ट जो है एमटेक में वो 4 है, लाइक थर्मल इंजीनियरिंग, डिजाइन और क्या है मैन्युफैक्चरिंग। तो 3 डिपार्टमेंट वहाँ भी आते हैं। तो कुछ बच्चे इस डिपार्टमेंट में भी अपना मास्टर भी कर सकते हैं। जैसे हर्ष राज बोल रहे हैं कुछ सिविल के लिए सेक्टर में भी कुछ बताइए, तो ज़रूर मैं उसके लिए भी बताऊंगा। थोड़ा मैं कंक्लूड कर लूँ ये मैकेनिकल वाले के लिए, तब मैं भी बताता हूँ, क्योंकि उसके फील्ड का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। सिविल का भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 ब्रांच जो है वो ओल्डेस्ट ब्रांच है, तो वो लोग का अपॉर्चुनिटी है। तो वो थर्मल इंजीनियरिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। थर्मल वो हीट और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एनर्जी का कितना नीडेड है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी है, या फ्यूल का कितना जरूर ये है, हीट का कितना रोल है अपने लोकल लाइफ में या सेक्टर में। तो ये सारा स्टडी कहाँ पे, थर्मल इंजीनियरिंग के फील्ड में बच्चे लोग करेंगे। तो वहाँ भी आप लोग को एक सर्वाइवल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, कि उससे आप क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं और अपना स्टडी को आगे रख सकते हैं। अगर फिनेंशियली कोई कमज़ोर भी है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ भी आप फोकस कर रहे हैं तो और आगे हम लोग निकलेंगे। लाइक थर्मल का जो प्रॉब्लम कुछ बच्चे लोग सॉल्व करेंगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी वो पा लेंगे। इसके बाद डिजाइन में कुछ काम करेंगे, कि डिजाइनिंग भी एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है। लाइक पिस्टन का डिजाइन, जो भी मैकेनिकल इंजीनियर होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि लाइक पिस्टन का डिजाइन है क्या, सिलेंड्रिकल ही क्यों है, हो सकता है रेक्टेंगल हो सके, ये सब। तो डिजाइन भी एक पार्ट रखता है। एक बार हम लोग डिजाइन आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सोच सकते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी हर एक फील्ड में है। तो आप लोग मास्टर करते हैं तो R&D सेक्टर, जैसे टाटा कंपनी होगी, वो अपनी R&D में आपको रखेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्चुअली R&D का फुल फॉर्म है। जो रिसर्च करिएगा आप लोग थिंक कीजिएगा कि क्या चेंज करने से फ्यूल कम लगे, कैसा करने से एग्जॉस्ट कम हो, इमिशन कम हो, फ्यूल चेंज करने से, डिजाइन चेंज करने से। तो वो सब आपका सारा थर्मल में स्टडी हो जाएगा, और इससे आपका कैरियर R&D में भी बन सकता है, और रिसर्च जर्नल पब्लिकेशन उसमें बेसिस पे भी कैरियर स्टार्ट ही होता है। एकेडमिक सेक्शन में जो भी काम है वो एमटेक ऑनवर्ड्स ही होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वो भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए, कि मास्टर करे, PhD करे। तो अब चलिए हम थर्मल को बता दिए, डिजाइन का भी पार्ट्स बता ही दिए। तो मैन्युफैक्चरिंग भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी ही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, कि जो भी सेक्टर है जो मैन्युफैक्चर करती है, कार मैन्युफैक्चर कंपनी, वहाँ भी क्या होता है, प्लानिंग इंजीनियरिंग का ज़रूरी है, एस्टिमेशन इंजीनियर का ज़रूरी है, तो और डिजाइनर का ज़रूरी है। तो हर एक जगह ज़रूरी है, विदाउट इंजीनियर काम नहीं हो सकता, और सभी जगह पोस्टेड है लोग सब। तो सिर्फ हम लोग को मोटिवेट रहना है कि आगे करियर अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ लगे रहना है। ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि नहीं कुछ नहीं है, निगेटिव माइंड में ज़्यादा कुछ नहीं लेना, आगे बढ़ते जाना है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो डिजाइन के बाद ये सब हो गया, तो वहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कीजिएगा उसके बेसिस पे भी आपको प्रोजेक्ट फंडिंग हो सकता है, इनोवेशन काम हो सकता है, R&D में काम हो सकता है। तो ये सब एमटेक बेसिस पर। इसके बाद आगे जो हम लोग निकलते हैं एमटेक के बाद, तो PhD शुरू होता है। वहाँ भी टोटली न्यू रिसर्च, उसको फिर से रिसर्च करना, ये भी अपॉर्चुनिटी है। सोचिए कहाँ से ही अपॉर्चुनिटी, 3rd ईयर ऑनवर्ड्स अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगी। सिर्फ हम लोग को क्या होना चाहिए, कैच करने का और खुद को कैपेबल बनाने का है कि क्या हमें करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लोग कर लेंगे, क्या करना है वो चीज़ भी हम ही लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, कहाँ रुकना चाहते हैं। और जैसे जैसे स्टेप आगे निकलते जाइएगा वैसे वैसे पैकेज भी चेंज होगा, आपका सैलरी भी चेंज होगा, और वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज ही है। असिस्टेंट इंजीनियर एक इनिशियल स्टेज ही है,
आफ्टर इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा पोस्ट है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो एमटेक होने के बाद हम लोग एकेडमिक सेक्शन में फिर से वही जो फिर से आपको कॉलेज में R&D, ये प्लेसमेंट, इनोवेशन, रिसर्च, ये सब सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और सारा फंडेड भी गवर्नमेंट करती है। फंड जो होता है अच्छा खासा फंड करती है गवर्नमेंट। आपको क्या करता है, सिर्फ करना है, डील करना है, इस प्रोजेक्ट को करने की क्षमता होना चाहिए, ये कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे पेशेंस के साथ, प्लेटफॉर्म पर लाने का क्षमता होना चाहिए, प्रेजेंट करने का क्षमता होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट का भी बहुत ही क्या कहेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ पैसा भी सोचिएगा तो एक एक प्रोजेक्ट को काम करने में बहुत सारा पैसा भी है। तो ऐसा नहीं है कि करियर अपॉर्चुनिटी हम लोग का ख़त्म है, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। सिर्फ क्या होता है, हम लोग नीचे से ही देख के क्या होते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। वो नहीं होना है, आगे की ओर हमें बढ़ते जाना है। जो भी हो, लाइक मैन्युफैक्चरिंग का हम आप लोग से बात कर रहे थे, तो बिहार में क्या था, ये एक टॉपिक जनरली हमको बिहार पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं। बिहार में क्या था, मुंगेर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या कास्टिंग का हब था, वो सबसे ओल्डेस्ट कास्टिंग का हब था, मैन्युफैक्चरिंग का हब था वहाँ पे। वो कास्टिंग जो सबसे पहले शुरू किया गया मीन्स टेक्नोलॉजी वाइज, वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट था बिहार का, वहीं पे वो शुरू हुआ। लेकिन क्यों आगे ये नहीं बढ़ सका हमें नहीं पता, लेकिन इसे अभी तक बरकरार रहना चाहिए था, और मॉडर्न समय के अनुसार उसे भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्या हुआ, डिक्रीजिंग ही करते चल गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा कास्टिंग का जो हब हो चुका है, साउथ का कुछ है जगह, बेंगलोर की तरफ ही, वहाँ हो गया, लेकिन अपना यहाँ ही था। तो वो अगर रहता कास्टिंग का, तो अभी सोचिए कितना इंजीनियर्स को वहाँ भी जॉब मिल सकता था। तो अभी उस पे भी सरकार को और गवर्नमेंट कुछ काम करे कि वो कास्टिंग जो बिहार के नाम से ही जाना जाता था, तो उसे वो रिटर्न करे, जिससे मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारे का भी वहाँ पे काम हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। ठीक, तो मैं एमटेक तक आपको बताया कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी। इसके बाद स्टार्ट होता है रिसर्च के फील्ड में आपका अपॉर्चुनिटी, पीएचडी। फिर से जो एमटेक होता है उसके बेसिस पे ही इंडिया गवर्नमेंट में जो भी एनआईटीज है, आईआईटीज है, वो सब में पीएचडी के लिए वैकेंसी आती है। वहाँ पे आप लोग अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पैकेज भी मिलेगी, साथ में सर्वाइवल पैकेज, जो कि एक क्या कह सकते हैं, हैंडसम पैकेज कह सकते हैं, ठीक ठाक, जिससे सर्वाइव आप अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो वो भी मिलेगी, और साथ में आपको स्टूडेंट को गाइड करने का भी मौका मिलेगा, कि टीचिंग करने का, बच्चे को पढ़ाने का। आप जो भी बीटेक एमटेक में सीखें उस चीज़ को फिर अगेन बीटेक एमटेक के आईआईटीज एनआईटीज के बच्चे को सिखाने का मिलेगा। तो वो वहाँ से पीएचडी का भी क्या होता है, शुरुआत होती है। और पीएचडी में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, मीन्स 3-4 साल आप काम करते हैं रिसर्च के फील्ड में, तो और ये साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं इंडिया गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट में भी। साइंटिस्ट की आप समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट का कितना ज़रूरी होता है। ये कोविड टाइम में भी जो भी वैक्सीन का जो था, बायो मेडिकल या माइक्रोबायोलॉजी के जो भी साइंटिस्ट लोग थे, वो लोग मिलके ही ये सब जनरेट किए थे। तो साइंटिस्ट का भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आपका पीएचडी में 2 तरह का कैरियर अपॉर्चुनिटी फिर से आपको आ जाएगी, एक साइंटिस्ट होने का या एक एकेडमिक में प्रोफेसर में काम करने का। ये सब सारा ये बीटेक के बाद ही होती है। एक बार आप जब पीएचडी कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरनेशनली विजिट करने का भी मौका मिलता है। लाइक किसी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ऑप्शन आएगा कि ये कुछ आप इनोवेटिव काम किए हैं, उस बेसिस पे वहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल होता है। तो कहीं कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी में कमी नहीं है, सिर्फ हम लोग का सोचना है और पेशेंस रखना है। और थोड़ा जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली प्रॉब्लम भी होता है, उस कारण वो डिमोरलाइज थोड़ा रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। उसको थोड़ा अलग से सोचना है, बस उसे मैनेज कर लेना है। अगर ये प्रॉब्लम आप खुद का है, तो जब आप दूसरे का प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए कैपेबल हो रहे हैं, तो खुद का प्रॉब्लम तो अच्छा से कर ही लेंगे। तो इतना
ये हिम्मत होना चाहिए। तो यही सब है। यहाँ से आप निकलिएगा, फिर से पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम है, प्रोजेक्ट है, रिसर्च है, पब्लिकेशन है। आप अच्छे अच्छे जर्नल में पब्लिश कीजिएगा, फिर साइंटिस्ट फील्ड में या प्रोफेसर होके प्रोफेसर के बाद आप किसी कॉलेज के डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर, ये सब के लिए एलिजिबल। ये तो पूरा अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ हमें क्या है, इनिशियल डेज से लगना है। ये सब हो गया। तो आप लोग एक न्यूज़ सुने होइएगा, बिहार गवर्नमेंट क्या की है, रिसर्च सेंटर खोलिए फ्लड पे। जो बाढ़ जो आती है कोसी के क्षेत्र में, उस पे रिसर्च के लिए एक संस्थान का वहाँ पे इनॉग्रेशन किए हैं। कोसी के क्षेत्र जो सुपौल उपौल का डिस्ट्रिक्ट है उधर किए हैं। तो अब सोच लीजिए, रिसर्चर का ज़रूरी हो रहा है। प्रॉब्लम तो है बाढ़, उस पर रिसर्च नहीं होगा, काम नहीं होगा, साइंटिफिक ढंग से अगर सोचिएगा नहीं तो उससे हम लोग निजात नहीं पा सकते। प्रॉब्लम किसके यहाँ था? प्रॉब्लम बिहार के पास था। तो साइंटिस्ट भी कहाँ का होना चाहिए? बिहार का। और बाहर का भी है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले तो अपना घर का प्रॉब्लम तो खुद से सॉल्व कर सकते। तो ये सब में भी आपको सिविल इंजीनियर है, जो भी सोच रहे हैं कि सिविल इंजीनियर में सर कुछ बताइए, तो हम आपको बता रहे हैं कि सिविल इंजीनियर के लिए तो अभी प्रेजेंट में हायर एजुकेशन में तो आपको फ्लड पे रिसर्च करने के लिए तो आपको सुपौल में ही मिल जाएगा। जो फ्लड रिसर्च सेंटर बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें साइंटिस्ट चाहिए होगा, न्यू साइंटिस्ट जो थिंक करे, जो कंप्यूटेशनली पहले प्रोग्राम करे चीज़ें को कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि पहले बाहर में कराना होता था सारा रिसर्च, अब क्या होगा उसके साथ में तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी नया में खुल गया, और सारा एकेडमिक हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो गया, सभी जगह अपॉर्चुनिटी है। तो अपने लोगों को कोशिश करना चाहिए। और अगर कभी डिमोरलाइजेशन लगे कि कैसे क्या हमें करना चाहिए, तो आप इस पेज के थ्रू हम लोग का भी नंबर ले सकते हैं, या नहीं तो इस संगठन से बहुत लोग ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि अभी बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे अच्छे जगह हैं, जो एडुकेशन ले रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो आप लोग को गाइड कर पाएंगे। तो बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं सब लोग ऐसा नहीं सोचे कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। आप लोग क्या करिए, सिर्फ जो भी सिलेबस बना गया है उसको पढ़िए, सीनियर से गाइडेंस लीजिए, उससे भी सुपर सीनियर जो भी हो उस सबसे गाइडेंस लीजिए कि कहाँ कहाँ में अपॉर्चुनिटी आपको दिखाया जाएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। सिर्फ थोड़ा दूर चल के पीछे नहीं घूम जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। ये बात आपको रिटर्न कभी नहीं आने देगा, इतना अच्छा फील्ड है। तो ये सब था। तो मैं तो आपको बताया कम एटलीस्ट 10 तो अपॉर्चुनिटी हम बताए होंगे टोटल। इनिशियल थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ही मैं 4 बताया, इसके बाद एमटेक के बाद बताया अगेन 2 3, आफ्टर देन पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक साइंटिस्ट, ये सब सारा मैं बताया। तो मीन्स कि 10-12 अपॉर्चुनिटी अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी जिसे आप लोग को पसंद कीजिएगा वैसा अपॉर्चुनिटी है। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर ये सब भी अपॉर्चुनिटी देती ही है हम लोग को। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन जो भी पूछे हैं उसका एक हरिओम बीटेक में मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए कौन सी स्किल जॉब के लिए हेल्पफुल होगा ये पूछे हैं। तो आप कुछ अभी स्किल के लिए मशीन लर्निंग सब ये जानकारी रखिए, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी जो भी है प्रैक्टिकली काम कम, मशीन के ये कंप्यूटेशनल काम पे वो पहले वैलिडेट कराने के लिए आपको प्रैक्टिकल करने देगी, लेकिन पहले जो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये ऐसे ऐसे हो जाता है, प्रिडिक्ट कीजिए, उसके लिए कंप्यूटेशनली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्किल आप रखिए, एक कंप्यूटर का जो भी सॉफ्टवेयर है, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर एनसिस सीएफडी ये सब का नॉलेज रखिएगा, तो हरिओम जी आपको ज़रूर अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और साथ में आप सिलेबस को प्रॉपर पढ़िए अच्छा से, तो ज़रूर मिलेगा। और मोटिवेट रहिए। डिज़ाइन में कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है? तो वही सीएफडी एनसिस ये सब कीजिए, सॉलिड वर्क्स ये सब आना चाहिए आपको, राहुल कुमार सिंह जी। तो चलिए अब मैं अपना बात को यहीं पे, और सारा बहुत कुछ होगा
अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ है और भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा पीपीटी के थ्रू होता तो और अच्छा होता, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मुझे ये इनवाइट किया गया, तो मैं पीपीटी आप लोग के लिए नहीं ला पाया। और ये देख लीजिए, ये हम लोग का लैब है, यहीं पे हम लोग बैठ के अपना काम करते हैं सारा। आप लोग के जैसे ही हम भी बिहार गवर्नमेंट के ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, वहीं से कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी है उसमें जाने का। तो आते आते एक देखते मतलब कि आगे बढ़ते बढ़ते कुछ हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि करें, आप लोग के लिए भी फिर कुछ कोशिश करें, जो भी गाइडेंस होगा वो सब दें, जिससे आप लोग को फ़ायदा हो, इतना दिक्कत नहीं आवे। लेकिन अभी देखा गया है कि कॉलेज में भी बहुत सारे फैकल्टी आ गए हैं आपके यहाँ, अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, तो वो सब भी आप लोग को अच्छे मार्गदर्शन ही देंगे। तो उन लोग का भी बात मानिए और कीजिए। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कीजिएगा इसी पेज पे, तो जवाब सारा मिलेगा आप लोग को। तो यही है अपॉर्चुनिटी। अगर फिर कभी हमें मौका मिलता है इसी तरह आप लोग के यहाँ आने का लैब, तो मैं पीपीटी के थ्रू आऊँगा और एलोबरेट करके एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये आप मान के चलिए, अगर एंट्री ले लिए हैं तो एग्जिट भी बहुत ही अच्छा है। इसमें ये डाउट नहीं है कि एग्जिट अच्छा नहीं है। सिर्फ डेमोलाइज नहीं होना है, कंटिन्यूअस वर्क करते जाना है। थोड़ा घर का और एजुकेशन को मैनेज करते हुए निकलिएगा तो सारा काम अच्छा होगा, क्योंकि आप इंटरनेशनली जा सकते हैं, इतना अपॉर्चुनिटी है यहाँ से इंटरनेशनल तक। तो ये सब है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोग जो भी हमसे जुड़े सुने। थैंक